राजस्थान में जोधपुर जिले के जालोरी गेट पर हिंदू मुस्लिम के बीच मंडे देर रात झंडे और लाउडस्पीकर हटाने से शुरू हुआ झगड़ा, तोड़फोड़, पथराव आगजनी तक पहुंच गया। हालांकि देर रात करीब 1:30 बजे माहौल कुछ ठीक होने के बाद 3 मई की सुबह ईद की नमाज अदा करी गई, लेकिन कुछ ही देर में फिर से कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया। दरअसल ईद के मौके पर जालोरी गेट के बेहद नजदीक ईदगाह पर नमाज अदा करी जाती है। यहाँ 3 मई को भी ईद की नमाज अदा होनी थी, जिसको लेकर रात में तैयारियां हो रही थीं। जालोरी गेट पर बड़े झंडे, बैनर और लाउडस्पीकर लगाए जा रहे थे। लोकल लोगों के मुताबिक हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने जालोरी गेट पर इसका विरोध किया। बड़ी तादाद में लोग वहां जुट गए और इसको लेकर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद वहां झगड़ा और बढ़ गया। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। हालात को कंट्रोल में करने के लिए शहर में पुलिस फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। 3 मई सुबह हालात बिगड़ते देख जोधपुर कमिश्नर ने 10 पुलिस थानों के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बीती देर रात हुई हिंसा के बाद से ही एहतियातन जिले में इंटरनेट बंद कर दिया और इस मामले में अब तक तकरीबन 97 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, जेनोसाइड वॉच नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटिन इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन जेनोसाइड यानी नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर कत्ल की दूसरी शक्लों की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी और रोकथाम के लिए काम करती है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की हैसियत रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से हुई वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटिन ने कहा कि भारत नस्लकुशी के 8वें स्टेज में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटिन की रिसर्च के मुताबिक किसी जेनोसाइड को बेहद बारीकी से प्लान करके उसे 10 स्टेजेस में अंजाम दिया जाता है और भारत 8वें स्टेज में दाखिल हो चुका है। तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब की इस रिसर्च की उन 10 स्टेजेस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भारत के मुसलमानों की नस्लकुशी के बारे में है। इन 10 स्टेजेस के बारे में एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन आपको इसी टॉपिक से जुड़ी राजस्थान जैसी एक और खबर बता दूं। दरअसल पिछले हफ्ते अयोध्या पुलिस ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी कोशिश इलाके में दंगा कराने की थी। अयोध्या में 3 मस्जिदों के बाहर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल यानी आपत्तिजनक पोस्टर्स और मजहबी ग्रंथों के फटे पन्ने फेंकने के इल्जाम में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग अयोध्या जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि इनकी कोशिश इलाके में दंगा कराने की थी। गिरफ्तार करे गए लोगों के नाम हैं महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। पुलिस 4 और लोगों की तलाश कर रही है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया था। इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करे जाने की बात कही जा रही है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ एनएसए लगाने की बात कही जा रही है। खैर, पुलिस ने कहा कि महेश कुमार मिश्रा इस मामले का मास्टरमाइंड है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हाल ही में हुई घटना के तर्ज पर इस काम को अंजाम देना चाहता था। पुलिस ने कहा है कि इन्होंने 26-27 अप्रैल की दरमियानी रात को अयोध्या में कश्मीरी मोहल्ले की टाट शाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन और गुलाब शाह दरगाह जेल के पीछे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बेहद ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर्स और मजहबी किताब की कॉपी डालकर दंगा कराने की कोशिश करी थी। पुलिस ने इनके पास से गाड़ी, टोपी, मोबाइल वगैरह बरामद किया है। यकीनन पुलिस ने इन लोगों की धरपकड़ करके माहौल को खराब होने से बचा लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कहा है कि पुलिस को इन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए था।
उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इन दिनों बुलडोजर को लेकर काफी चर्चा में है। खैर दोस्तों, अहम बात यह है कि इस पिछले हफ्ते हुए इंसिडेंट और ईद के मौके पर हुए राजस्थान के इंसिडेंट को आपसे बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जेनोसाइड की 10 स्टेजेस में से ये कौन से नंबर पर है। क्योंकि जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटिन के मुताबिक भारत नस्लकुशी के 8वें स्टेज में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं जेनोसाइड पहली से लेकर 10वीं स्टेज के बारे में। 7 स्टेजेस से गुजरते हुए इंडियन मुस्लिम्स 8वें में दाखिल हो चुके हैं। मतलब ये जो 8 स्टेजेस हैं, इनको भारत के मुसलमान महसूस कर सकते हैं कि उनको किस तरह एक प्लानिंग के तहत सिलेक्ट किया गया, फिर टारगेट किया गया, फिर अलग थलग किया गया। और इससे भी अहम ये है कि इस अनहोनी यानी प्रेडिक्शन को आखिर में रोका जा सकता है या नहीं, और अगर रोका जा सकता है तो कैसे, सब जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टेज में नागरिकों यानी सिविलियंस की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन है। मेजॉरिटेरियन यानी बहुसंख्यक खुद को एक दर्जे में रखते हैं और माइनॉरिटीज को दूसरे दर्जे में रखते हैं। जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टेंटिन के वर्ड्स में उन्हें और हम में इंसानों को बांट दिया जाता है। यह सबसे पहला कदम है जो गैरियत और अजनबियत का एहसास दिलाने के लिए उठाया जाता है। आमतौर पर हम घर में जब भी किसी को नजरअंदाज करते हैं तो उसका नाम लेने या रिश्ते के नाम से पुकारने के बजाय उसे या उन्हें कहकर बुलाते हैं। दूसरी स्टेज है सिंबलाइजेशन। इसका मतलब है कि जिस कौम की नस्लकुशी करी जानी है उसके सिंबल्स यानी निशानियों को पहले से मिटाना शुरू कर दिया जाता है। उसके नाम से बने शहरों के नाम बदले जाते हैं। उसके बाप दादाओं के जरिए बनाई गई इमारतों को गिरा दिया जाता है। उसके मजहबी प्रतीकों यानी सिंबल्स का अपमान यानी इंसल्ट करी जाती है। उसके पहनने, ओढ़ने, रहन सहन के तरीकों पर ताने कसे जाते हैं। दूसरी तरफ जालिम गिरोह अपने सिंबल्स यानी प्रतीकों को अपनाने पर उन्हें मजबूर करता है। तो दोस्तों, नस्लकुशी के रास्ते में तीसरी स्टेज है पक्षपात यानी भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। और यह भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन भरा सलूक हर मैदान में होता है, हर फील्ड में होता है। सरकारी नौकरियों से लेकर दुकान से सामान खरीदने तक ये कोशिश करी जाती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को दूर ही रखा जाए। चौथी स्टेज में गैर इंसानी सलूक किया जाता है यानी डीह्यूमनाइजेशन, जब टारगेट कौम के लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। उनको ऐसी नीचता से देखा जाता है जैसे कि वो इंसान ही ना हो। उनकी लिंचिंग करी जाती है, उनका अपमान यानी इंसल्ट करी जाती है। नस्लकुशी की 5वीं स्टेज है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नस्लकुशी के लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बहुत जरूरी है। बगैर संगठन के किसी कौम को नहीं कुचला जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में अपनी प्लानिंग के मुताबिक हर स्टेज को अंजाम देते हैं। खैर, छठी स्टेज है पोलराइजेशन, जब संगठन अपने ग्रुप को दुश्मन कौम के खिलाफ ऑर्गेनाइज यानी संगठित करता है। और इसके तहत हर वक्त ऐसे इश्यूज उठाए जाते हैं कि मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच दुश्मनी बनी रहे और दुश्मनी और पक्की होती रहे, दूरियां हर दिन बढ़ती रहे। इसके बाद 7वीं स्टेज में तैयारियां यानी प्रिपरेशन किया जाता है। मतलब इसके तहत नस्लकुशी की तैयारी करी जाती है। हथियार बनाने से लेकर चलाने तक की तरबियत दी जाती है। कानूनी तौर पर पूरी कौम को बागी और गद्दार बनाया जाता है
ताकि नस्ल कुशी को जायज करार दिया जा सके। 8वीं स्टेज में उन्हें जलील करना है और तकलीफ पहुंचाना है, यानी परसिक्यूशन शामिल है। यानी हर तरह से विरोधी दल को डराया और धमकाया जाता है। कभी अपनी बड़ी आबादी का डर दिलाया जाता है, कभी अपने त्योहारों पर हथियारों की पूजा करके उन्हें टेरराइज किया जाता है, कभी सभाओं और जुलूस के साथ उन्हें परेशान किया जाता है, भड़काऊ भाषणों और नारों के जरिए उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है, धर्म संसद में नरसंहार की धमकियां दी जाती हैं, इस्लामी संस्कारों पर गंदे और भद्दे कमेंट करे जाते हैं। और जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टेंटिन के मुताबिक भारत नस्ल कुशी के इसी स्टेज यानी 8वें स्टेज में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर रह गया है, यानी 9वीं स्टेज तबाही यानी एक्सटर्मिनेशन है। इस स्टेज के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटी को तबाह और बर्बाद करने के सारे हथकंडे इस्तेमाल करे जाते हैं। नफरत पैदा करके और अपनी कौम को उकसा करके उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया जाता है। ये तबाही जनसंहार को अंजाम तक पहुंचा देती है। आखिरी और 10वीं स्टेज है इनकार यानी डिनायल, जिसमें नस्ल कुशी करने वाला गिरोह अपने जुर्म का इनकार कर देता है। वो अपने कामों को जुर्म मानता ही नहीं है। वो नरसंहार को देश के लिए जरूरी बताता है। उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, ये है जेनोसाइड की वो 10 स्टेजेस जो प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टेंटिन ने अपने रिसर्च में पेश करे हैं। जब हम अपने देश भारत में इन पर विचार करते हैं तो खुद को आखिरी पड़ाव पर पाते हैं। जानकारों का कहना है कि देश के बंटवारे के बाद से ही मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करी जाने लगी थीं। शहरों और गलियों के नाम बदलने से लेकर बाबरी मस्जिद गिराने तक, प्रतीकों को हटाने और खत्म करने तक की कार्रवाई को रखा जा सकता है। वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार कहने पर मजबूर किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात और भेदभाव भरे सुलूक में पिछले 7-8 साल में बहुत तेजी से बढ़त आई है। जब एक मुसलमान सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदने को भी नापसंद किया जा रहा है। लिंचिंग की वारदातों ने यह साफ कर दिया है कि मुसलमान इंसान ही नहीं है। वैसे संघ की नींव 1925 में ही पड़ गई थी, जिसके नीचे आज 150 से ज्यादा संगठन हैं, जिनमें कई ऑर्गेनाइजेशंस तो सिर्फ मारने पीटने के लिए ही बनाए गए हैं। पोलराइजेशन के नतीजे हम पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं, जिसके चलते आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रीजनल दलों से भी नीचे चली गई है। जानकारों के मुताबिक संघ ने नस्ल कुशी और मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी पूरी तरह कर ली है। उसकी शाखाओं में जहां एक तरफ ज़हनी तौर पर मुसलमानों को दुश्मन बनाया जाता है, वहीं हथियारों की ट्रेनिंग देकर अमली तौर पर तैयार किया जाता है। राम और हनुमान के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूसों में हथियारों की नुमाइश और भड़काऊ नारेबाजी ने परेशान करने और टेरराइज करने की स्टेज पार कर ली है। सरकार के बुलडोजर 9वीं स्टेज में दाखिल होकर तबाही मचा रहे हैं। मानो अब उस दिन का इंतजार है जब जेनोसाइड शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, जरूरी नहीं कि प्रोफेसर साहब के अंदाजे पूरी तरह से सही साबित हों, इसलिए भी कि वो भी एक इंसान ही है। उन्होंने दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास के हवाले से अपनी रिसर्च के मुताबिक बयान दिए हैं और हम अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ उनकी रिसर्च को सच होते देख रहे हैं। कई देशों में मुसलमानों का नरसंहार हो चुका है। चंगेज खान और हलाकू ने भी मुसलमानों को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया था और लाखों मुसलमान शहीद कर दिए थे। अभी की घटना म्यांमार की है, जहां की सरकार ने अपने देश से मुसलमानों को जिला वतनी पर मजबूर कर दिया था। इन बड़ी घटनाओं के बावजूद मुसलमान आज भी सारी दुनिया में मौजूद है। 50 से ज़्यादा आज़ाद मुस्लिम मुल्क हैं। खैर, भारत में नरसंहार के इन अंधेरों के बीच में अभी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जिंदा है, जिसमें इस तरह के किसी काम की कोई गुंजाइश नहीं दी गई है। अभी डेमोक्रेसी में अपनी सरकार को वजूद में लाने की कोशिशें रोशन हैं। अभी जुडिशियरी से इंसाफ पर बेस थोड़े बहुत फैसले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गैर मुस्लिमों का एक बड़ा ग्रुप भड़काऊ मुहिम के खिलाफ खड़ा हुआ है।
इसलिए जानकारों का मानना है कि नरसंहार का कोई खतरा फिलहाल आने वाले वक्त में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि संघ ने अपने नौजवानों को हथियारों से लैस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि मौत और जिंदगी के फैसले जमीन पर नहीं, आसमान पर होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।